कविता। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आँखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। कविता व्याख्या। कवि बताता है कि बनारस शहर में बसंत का आगमन अचानक ही हो जाता है। कवि ने देखा है कि यहाँ जब बसंत आता है तब बनारस लहरतारा या मड्डू आडे मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उठती है। उस समय ये धूल इस पुराने महान शहर के प्रत्येक हिस्से में समा जाती है। धूल की किरकिराहट हर किसी के जीभ पर महसूस होने लगती है। जब बनारस के वातावरण में बसंत की हवा चलती है तो जो है अर्थात जो अस्तित्वमान है उसमें सुगबुगाहट होने लगती है, यानी उसमें जागृति होने लगती है। जो अस्तित्वमान नहीं होता अर्थात जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता उसमें भी नया अंकुरण होने लगता है। यह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लोग विगत असफलताओं के बीच भी नई उमंग और नई संकल्प से भर उठते हैं। इस प्रकार पूरे वातावरण में नया उल्लास आ जाता है, नए जीवन का संचार होने लगता है। दशाश्वमेध घाट पर जाने वाले हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और नरम हो गया है, उसकी कठोरता में कमी आ गई है, अर्थात पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सहजता आ जाती है। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अलग प्रकार की नमी दृष्टिगोचर होने लगती है। भिखारियों की एकदम खाली कटोरे में भी विचित्र चमक से भरे उठते हैं। भिक्षा मिलने पर उनके कटोरों में वसंत उतर आता है। इस प्रकार जीवन संघर्ष में लगे दीनहीन व्यक्ति भी एक विचित्र सी उमंग से भरे हुए दिखाई देते हैं। कवि प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने कभी खाली कटोरों में वसंत का उतरना देखा है, अर्थात
बनारस में वसंत के समय भिखारियों तक के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने लगते हैं। कवि कहता है कि यह शहर इसी तरह से खुलता है, अर्थात यहाँ दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है। हर दशा में प्रसन्न रहना बनारस का चरित्र है। इसके साथ साथ यह शरीर इसी तरह खाली भी होता रहता है। भरने और खाली होने का सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। यहाँ प्रतिदिन अंतहीन शवों को उठाकर कंधों पर उठाकर लाने का सिलसिला चलता रहता है। लोग अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की तरफ शवों को लेकर जाते हैं, अर्थात वह मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायिनी गंगा के पास शव को ले जाकर मृतक का दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार कहीं खुशी तो कहीं गम की अनुभूति होती रहती है। इन दोनों का मिला जुला रूप है बनारस। यह सिलसिला प्राचीन काल से चला आ रहा है। कवि बताता है कि बनारस में धूल धीरे धीरे उठती है। यहाँ लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। मंदिर और घाटों में घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं। यहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है, अर्थात हर काम को धीरे धीरे करना बनारस की जीवन शैली का हिस्सा है। यहाँ हर काम अपनी रौ में होता है। सभी कामों को धीरे धीरे होना यहाँ का स्वाभाविक चरित्र है। यहाँ एक सामूहिक लय है। इस सामूहिक गीत ने पूरे शहर मजबूती से बांध रखा है। इसी मजबूत बंधन के कारण यहाँ कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी हिलता नहीं। जो चीज जहाँ पर थी अभी वहीं पर रखी हुई है। गंगा भी वही है, अर्थात गंगा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा उसी प्रकार बनी हुई है। जो पहले थी नाव भी वहीं बंधी है। सैकड़ों वर्ष से तुलसीदास की खड़ाऊ भी वहीं रखी है। कवि कहता है कि कभी संध्या के समय बिना किसी सूचना के बनारस शहर में प्रवेश कर जाओ और आरती के प्रकाश में इस शहर को देखो, तब तुम्हें कई आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देंगी। तब तुम्हें दिखाई देगा कि यह शहर आधा जल में और आधा मंत्र में है। आधा शहर फूल में है, अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों में बनारस शहर जल, मंत्र और फूल भगवान की आरती करते हुए भक्ति में सराबोर दिखाई देता है। उसी समय घाटों पर चिता की अग्नि दिखाई दे जाती है। इस प्रकार बनारस शहर आधा शव में नजर आता है, आधा शहर नींद में खोया प्रतीत होता है, तो आधा शहर शंख की ध्वनि में जागता प्रतीत होता है। अर्थात इस शहर में कहीं नींद की बोझिलता है तो कहीं पूजा पाठ का जागरण है। कवि कहता है कि यदि तुम ध्यान से देखो, यह शहर आधा है और आधा नहीं है, अर्थात आधा बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपना मिथकीय स्वरूप बनाए हुए है और आधा नहीं है। का तात्पर्य है कि इस शहर में प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो रहा है। कवि कहता है कि बनारस में जो कुछ विद्यमान है बिना किसी खम्बे के सहारे खड़ा है, अर्थात यहाँ की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, विश्वास, भक्ति के साथ बिना किसी सहारे के अपने आप ही जन जीवन में समाया हुआ है। इस प्रकार इसका मिथकीय स्वरूप बिना किसी आश्रय के अभी तक सुरक्षित है। उसे राख, रोशनी के ऊंचे ऊंचे खम्भे, आग के स्तंभ और पानी के खम्भे, धुएं के, सुगंध के और आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ थामे हुए हैं। कवि कहता है कि बनारस शहर शताब्दियों से किसी आलक्षित सूर्य को अर्घ्य देता हुआ गंगा जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से बिल्कुल अनजान बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि सूर्य को इस शहर में सदियों से एक परम ब्रह्मा शक्ति का प्रतिरूप मानकर पूजा जाता रहा है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बनारस का एक हिस्सा अभी भी उसी प्रकार दृढ़ है, तो दूसरा हिस्सा आधुनिकता के प्रभाव में है। दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार बनारस की प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता के साथ साथ आधुनिकता भी आ रही। कविता। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा।
जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कविता व्याख्या। कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चों से पूछता है कि बताओ हिमालय किधर है। बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त है, अतः वह भागती पतंग की दिशा की ओर इशारा करके बताता है कि हिमालय उधर की ओर है। उसे तो हर चीज पसंद की दिशा में प्रतीत होती है। कवि कहता है कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। यथार्थ कवि को यह ज्ञान हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है। बच्चे दुनिया को अपने ढंग से देखते अनुभव करते हैं। उनका सरोकार अपनी दुनिया से होता है। सभी को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। हम भी बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। सारांश। प्रस्तुत कविता से हमने सीखा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।